एक वर्ल्ड दूसरा कोल्ड वॉर। अब हम किस ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, ये डर्टी वॉर। तो ये वॉर डिफरेंट है फ्रॉम द हॉट वॉर एंड द कोल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और हिरोशिमा पे 6 अगस्त को जो गिरा 80 साल पूरे हो रहे हैं, और 9 तारीख को नागासाकी में। और आज भी पूरी ट्रैजेक्टरी ऑफ वॉर को बदल देने वाला एटॉमिक बॉम्ब गया। हम आज बैठ के कंडोलेंस कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, मर्म जता रहे हैं उस बॉम्ब बॉम्बार्डिंग पे। लेकिन जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, अगर मगर की गुंजाइश तो तभी दिख रही है। लेकिन फिर कह रहे हैं यूनाइटेड के द्वारा होगा। एक नॉर्थ कोरिया से डर लगता है कि कभी भी दबा देगा। Neither victor nor the vanquished will be left lament the war consequences. रोने वाला भी नहीं बचेगा, इतिहास रचने वाला भी नहीं बचेगा। वो त्रासदी ऐसा होगा कि हम आप बैठ के ऐसे हिरोशिमा नागासाकी की बात नहीं कर रहे हैं। और कंज्यूमरिज्म का एपेक्स देखिए कि फ्रिज ठीक रहेगा इंसान। दिस इज टाइप ऑफ न्यूक्लियर, हम न्यूक्लियर भी कुछ करेंगे, साइबर ड्रोन्स। जितना एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है, उतना हम विनाश के कगार पे जा रहे हैं। और साम्राज्यवाद है क्या? देखिए, मैं न्यूट्रल नाम फॉलो करती हूँ। यूगोस्लाविया किसी ने कहा कि चला गया, भारत की हस्ती नहीं मिली, लेकिन नाजिर ऑफ इजिप्ट, टीटो ऑफ यूगोस्लाविया एंड नेहरू ऑफ इंडिया, जिन्होंने नाम लिया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। लेकिन मैं न्यूट्रल होकर एक बात कह रही हूँ, क्योंकि मैं किसी पार्टी आइडियोलॉजी को नहीं बिलोंग करती, एज एन एकेडमिशियन बात कर रही हूँ। कि मुझे वो दिन भी याद है कि 1962 में हम लोग पढ़ते हैं किताब में, जब चाइनीज अग्रेशन हुआ इंडिया चाइना का, तो हमें सपोर्ट नहीं मिला था यूएसएसआर से, क्योंकि उसने न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल को रखा था। चीन और एक फ्रेंड है और एक बहन है, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, ना अगेंस्ट ना फेवर। और ये न्यूट्रलिटी कभी कभी बहुत महंगा भी साबित हो जाता है। और आपको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में बताऊं कि फोन करना पड़ा था मिस्टर नेहरू को, अमेरिकन प्रेसिडेंट एट द ऑड आवर टू से हेल्प अस इन दिस क्राइसिस। आप तो देख सकते हैं, हिस्ट्री में जा सकते हैं। सो अमेरिका बदमाश द ग्रेट किस पे रिलाई करे? जिस पे रिलाई किए वो भी समय पे हमारा साथ नहीं दिया। तो हमें तो स्वयं सुधारना है इंटरनेशनल रिलेशंस में। चाणक्य की नीति है, चाणक्य कहते हैं वॉर इज द लास्ट रिजॉर्ट। कमजोर अगर कमजोर से लड़ेगा तो क्या हो? अगर पका हुआ मिट्टी का अर्दन पॉट 2 पॉट टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। हाथी अगर मनुष्य से लड़ेगा कुचला जाएगा, और 2 मजबूत अगर लड़ेगा तो विनाश प्रलय आ जाएगा। तो इन एनी केस वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन। लेकिन जो बिगेस्ट कॉज है हमारे वॉर का, वो कहाँ है? वो हमारे दिमाग में है। क्योंकि कौटिल्य ने भी विजिक इशू की बात की। आप लोग पॉलिटिकल साइंस के अगर कोई होंगे तो जानते होंगे विजिक इशू मतलब कौन है? ये विजिक इशू वह व्यक्ति जो पूरे विश्व पे सिकंदर बन जाए। कहीं ना कहीं हर जगह हर मनुष्य के अंदर एक वर्चस्व की भावना है, और वो किस पे? वेरी रिलेटिव टर्म जिसको हम पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं। पुरुष महिला को प्रताड़ित करता है क्योंकि वो बॉडी उसका ऑटोनॉमी पे कंट्रोल करता है, क्योंकि वो मजबूत है, कमजोर है। और महिला अपनी सास अपनी बहू को करती है क्योंकि वो उसको कमजोर समझती है। या
महिला तो प्रताड़ित है, लेकिन दलित महिला उससे ज्यादा प्रताड़ित है। तो ये एक रिलेटिव टर्म है। मान के चलिए कि वायलेंस है, वार, हिंदी में भी वार है और इंग्लिश में भी वॉर है, और ये हमारे दिमाग की उपज है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हम डोमिनेट करें। एंड दिस इज द ह्यूमन साइकोलॉजी। वी हैव टू थिंक, सी, इरोजन ऑफ वैल्यूज, मूल्यों का हनन हो रहा है। धर्म की हम लोग अब नैतिकता से नहीं जोड़ रहे हैं और धर्म की राजनीति हो रही है। इज्म जब भी आएगा, वाद जब भी आएगा, विवाद को जन्म देगा। तो हम सभी प्रबुद्धजन हैं, हमें समझना होगा। अमेरिका जो जो टिप्पणी दे रहा है इस तरह के कि एक दिन ऐसा आएगा कि इंडिया पाकिस्तान से तेल लेगा, अजीब यूनाइटेड स्टेटमेंट है अमेरिका का। रशिया, ईयू भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है। हमारे ऊपर आप टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ईयू को रोकिए। नाटो में जो नहीं जा रहे हैं उसको यूक्रेन को रोका जा रहा है, रशिया। तो मैं सिर्फ एक तरफा नहीं कहूंगी, मैं कहूँ कि स्थिति जो बन रही है उस पे वर्चस्व की लड़ाई है। यूनिपोलर वर्ल्ड तो हो गया, हेजिमनी ऑफ अमेरिका हो गया, लेकिन हर जगह आप देखिए युद्ध की स्थिति है, सिविल वॉर है। किसकी बात करेंगे? हमास की बात करें, गाजा स्ट्रिप की बात करें, इजराइल चढ़े, नेतन्याहू चढ़े हुए हैं, हमको अमेरिका कंडीशंस देता है। अब इस वक्त अगर हम बट जाएंगे इंटरनली तो एक और खतरा, इट्स अ लूमिंग लार्ज डेंजर इन इंडिया। अब मेरा एक सेकंड पक्ष, ये मेरा एक पक्ष था। दूसरा है कि भाई समस्या है, समस्या है, हम सभी बैठ के यहाँ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान भी तो होना चाहिए। आइंजनहूवर जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, वो कहते हैं एटॉमिक फॉर पीस। रामायण में कहते हैं बिन भय न होए प्रीत। और सच यही है कि स्थिति हिरोशिमा नागासाकी से बहुत ऊपर निकल चुकी है। अगर आज वॉर से बदतर स्थिति है, लेकिन अगर वॉर हो गया तो फिर कुछ नहीं बचे, विनाश ही विनाश है। पर हम कर क्या रहे हैं? हम फिर भी चाह रहे हैं कि अपना वर्चस्व को कायम रखें। हमने कुछ कोर्ट से 1953 में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने प्रोग्राम बनाया था, एटॉमिक पीस। जब इंडिया में पोखरान टेस्ट हुआ न्यूक्लियर का, तो नाम दिया गया बुद्धा स्माइल। क्यों था बोला? क्योंकि इंडिया ने कहा था, और गांधी जी भी बोले थे कि मैं स्टिक लेके चलता हूं, क्योंकि ये स्टिक इज द सिंबल ऑफ माय पावर, बट आई विल नॉट यूज इट। हम कमजोर नहीं रह सकते, हमें मजबूत होना होगा। तो क्या होगा? मिलिट्री एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, अमेरिका का मिलिट्री एक्सपेंसेस, प्राइवेटाइजेशन ऑफ मिलिट्री। Now, if this is the condition, इसका मतलब ये आर्म्स रेस है। आपको पता होना चाहिए, इंडिया ने सीजीबीटी साइन नहीं किया था, जयप्रकाश जी उसको मेंशन कर रहे हैं। अरे आप लैब में न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए, उसके बाद आप सीजीबीटी की बात कर रहे हैं। हम पोखरान में करेंगे टेस्ट और लिखेंगे नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। हम पहली बार नहीं यूज करेंगे, हम डिफेंस में यूज करेंगे, ऑफेंस में नहीं करेंगे, लेकिन हम आपके डिक्टेशन को नहीं सहेंगे। Because if you're going to dictate like this, एक दिन एक जरूर आएगा तो इस अम्ब्रेला में हम सभी ध्वस्त हो जाएंगे। वॉर क्या हो? देखिए 3 वॉर है। इनफैक्ट चाइना ने भी, ये जो कोविड-19 पैंडेमिक आया, इट्स अ बायोलॉजिकल, बहुत बोलते हैं इट्स अ बायोलॉजिकल वायरस क्रिएटेड, केमिकल वॉर भी है। अब किस किस से बचिएगा? तो बचने के अभाव से बचना। अगर अभाव रहेगा तो द्वंद होगा, द्वंद रहेगा तो असंतोष की भावना बढ़ेगी और युद्ध की संभावना, फिर घूम के साम्राज्य, फिर वही वर्चस्व की लड़ाई आ जाती है। तो एक कोट ये। अब दूसरी, बैलेंस ऑफ पावर। ये हम लोग हमेशा स्कूल में क्लासेस में पढ़ाते हैं, बैलेंस ऑफ पावर।
क्या बैलेंस हो सकता है पावर का? नहीं हो सकता है। पावर जब ही जिस तरफ होगा ना वो छूट जाए। तो जिसको हम लोग कहते हैं, किसी ने उसका जिक्र भी किया था, deterrence of power is very very important. And third thing is कि terror of भय है कि युद्ध हुआ तो विनाशकारी हो। तो वो भय के कारण ही हम लोग बचे हुए, हम लोग सब भयभीत थे, डरे हुए। और लास्ट में हम बताते हैं आपको, दिस वॉर, सुनील जी ने कहा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा कि नहीं होगा नहीं जानते, लेकिन फोर्थ वर्ल्ड वॉर नहीं। सो दैट इज द आंसर। सो फ्रेंड्स, मेरा ये अनुरोध है कि इस गोष्ठी में के साथ साथ हम लोग प्रमोशन ऑफ वैल्यूज की बात करें, गांधीयन फिलॉसफी को रिवाइव करें। I don't know whether America or Israel और पैलेस्टीनियन गाजा स्ट्रिप को पूरा खाली कर देना, ये सभी चीजें, अभी एक वॉर का कॉन्सेप्ट आया है जो लेटेस्ट हम लोग बता रहे हैं, दैट इज मैस डिस्ट्रक्शन वॉर। अब समझ लीजिए, मैस डिस्ट्रक्शन वॉर अगर आ गया तो हम कहां जाए? इतनी सारी चिंता का विषय है ना, और चिंतन करें उस पर, और युद्ध से अपने को विराम दे, युद्ध को विराम दे। My last, it's a poem which I have used. मैं चाहती हूँ कि इसके 4 पंक्तियों को मैं पढ़ूं पोएम के। Nobody is to gain, कोई नहीं लाभ उठा पाएगा। Nobody will fail, कोई नहीं वंचित रह जाएगा। Nobody will shine, कोई नहीं चमक कर आएगा। Nobody will hide, छुपने का जगह नहीं रह पाएगा। War is hope, war युद्ध विनाशकारी है। War is pain, ये दर्द देने वाला है। Please God, no war again. ईश्वर, अब किसी युद्ध की बात ना करो। Let the peace prevail, and the peace not of death, the peace of life. मृत्यु वाला peace नहीं, जीवन वाला peace. So let's take the pledge, live together, and be a human being, irrespective of your caste, creed, community, या किसी भी पार्टी आइडियोलॉजी के हम हो, मगर मानवता से आगे कोई विचारधारा नहीं है, और उसी विचारधारा में अगर हम चले तो एक बेहतर समाज को बना सकेंगे। जय हिंद, जय। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात रखने के लिए। बहुत ही साफगोई से और बहुत ही कायदे से ढंग से आपने समझाया कि युद्ध कोई रास्ता नहीं, और हमारा जो संगठन भी है, अखिल भारतीय शांति एकता संगठन और भारतीय सांस्कृतिक सहयोग एवं मैत्री संगठन, इन दोनों संगठनों का, साथियों दूसरा संगठनों का यही काम है कि लोगों के बीच जाए, अमन भाईचारा का प्रचार प्रसार करे, युद्ध के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ लगातार हम अभियान चलाए कि युद्ध अच्छी चीज नहीं है। अंततः मनुष्य को जीवन में शांति चाहिए, सुख की रोटी चाहिए, वही हम सबको आगे ले जाएगा कि हमारा प्रयास होता है। तो मैं रविन्द्रनाथ राय जी से गुजारिश करूंगा कि आप आए, भारतीय सांस्कृतिक सहयोग एवं मैत्री संघ के राज्य के महासचिव भी हैं रविन्द्रनाथ राय। सम्मानित आज के ही दिन तकरीबन 38 साल में मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाने का मौका मिला है, जब मैं पटना विश्वविद्यालय दिल्ली गया था। चेकोस्लोवाकिया में, अब चेकोस्लोवाकिया नहीं रहा, स्लोवाक और चेक, और विषय यही था हिरोशिमा डे की। जब मैं सम्मेलन में ऊपर जा, एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है, वाइट स्क्रीन, वहां
तो बीच में अस्पताल बच्ची का जो व्हाइट ड्रेस पहने रुकी हुई थी, शायद वो अपने जूते का फीता, ये स्क्रीनशॉट जो था, जो दिखाई दे रहा था, वो हिरोशिमा में जब बम गिरा तो वो किसी दीवार के, किसी सफेद दीवार से गुजर रही थी, वो बांध रही थी और बम गिरता है। लड़की उसमें जब तक पता नहीं हुई लेकिन कहीं से दीवार को वो पूरे दुनिया के अंदर में वो करने वाला। उस सम्मेलन में अभी चर्चा हो रही थी फलस्तीन की संयोग से यासर अरफात, यासर अरफात जहाँ भी जाते थे समय में यासर अरफात एक हिंदू हेल्थ होता था, पीएलओ के साथ सोलिडारिटी की बात दुनिया पर नारे लगाते था। आज वो हालत ये है कि ये हिंदुस्तान के अंदर जब बर्बरता इस हद तक नहीं भी नेतानियों की जगह पर, तो पीएलओ के सपोर्ट में हिंदुस्तान के छात्र संगठन, युवा संगठन, सांस्कृतिक संगठन, लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी फलस्तीन के पक्ष में बोलती थी। और आज इसमें ये है कि फलस्तीन के पक्ष में अगर कोई बोलने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर हिंदुस्तान की सरकार ने मुकदमा कर। मैं जब उस सम्मेलन में गया था तो मुझे शायद ये उम्मीद थी, मैं छोटा था, बच्चा था, मैं उम्मीद कर रहा था कि दुनिया में शामिल जाएगी। और उसके बाद पता नहीं लगा था कितने इस फिल्म के बीच कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार हिस्सा लेने का मौका मिला। थर्ड वर्ल्ड वार तो नहीं हुआ, लेकिन वार कभी हुआ। एक भी दिन ऐसा नहीं है, एक भी दिन अगर इतिहास के अंदर में इतिहास को पढ़ करके देखे तो दुनिया के किसी न किसी इलाके के अंदर में युद्ध नहीं हुआ। और दूसरी ओर यह भी एक सार्वभौमिक सत्य है कि युद्ध जहां भी हो रहा है, चाहे वो अफ्रीका के अंदर में हो रहा हो, कि लैटिन अमेरिका में हो रहा हो, या एशिया की धरती पर हो रहा है, या विदेश में हो रहा हो, तो एक पार्टी अमेरिका जरूर है। किसी भी देश के अंदर में आप देख लीजिए कि कहीं भी हो रहा हो, एक पार्टी उस युद्ध के अंदर में अमेरिका है। ये इस बात की सत्यता को, जिस थ्योरेटिकल बात की सत्यता को हम कहते हैं कि साम्राज्यवाद है तो युद्ध होगा। अमेरिका की इकोनॉमी का मामला है, बहुत सीधी बात। हथियार अगर नहीं बिके तो आज अमेरिका की इकोनॉमी जिस जीडीपी की बात कर रहा है कि दुनिया का 1/5 से ज्यादा अमेरिका के पास है, तो हथियारों का धंधा है विनाश, और उसी हथियारों के साथ धंधा आप गया है कंस्ट्रक्शन वाला। भारत के भी उसमें कई लोग हैं, अब तो हथियारों की भी भारत बनाएगा, लेकिन पीएलओ के अंदर में ध्वंस हो रहा है। ये सॉरी पीएलओ कह रहे हैं, फलस्तीन के अंदर में ध्वंस हो रहा है, लेकिन तैयारी भी चल रही है। ये ध्वंस के बाद हम बहुत समुद्र के किनारे शहर बनाएंगे और उसका बंदर बांट भी शुरू होना होगा कि उसका कॉन्ट्रैक्ट किस मिलेगा। एक उसमें भारत का भी एक बहुत बड़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्टर भी है, जो भी जिसको भी हिस्सा मिलने वाला। विनाश करो और युद्ध को हिम्मत देखे। अभी बोल रहे थे ना, वो गार्बेज के खिलाफ वो जज महोदया बोल रही थी, गार्बेज के खिलाफ ही क्यों नहीं लड़ते हैं। और सच्चाई ये है कि वर्ल्ड वार के पहले आपको गार्बेज के खिलाफ में लड़ना पड़ेगा। युद्ध हो या ना हो, लेकिन जिस ढंग से प्रकृति का विनाश हो रहा है, अभी हमारे साथी हमसे बात कर रहे हैं, सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, चापाकल उनका सूख गया, चिंता हो रही है। पूरा ये नॉर्थ बिहार
जहाँ पर पानी ही पानी होता था, बाढ़ से पता नहीं कितनी बार हम कहते रहे कि बाढ़ का ये बिल्कुल वो समाधान हो जाए, पानी नहीं मिल रहा है। ये क्या है? ये बिना वर्ल्ड वॉर का जो है, आपको बिना किसी न्यूक्लियर बम के मारने की तैयारी चल रही है कि नहीं चल रही है, और हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बन रहा है ना, दिल्ली के अंदर में कोयस बन रहा है वहां पर कि आपको सांस लेना है, सांस घुट रहा है, सांस लेना है तो जाइए कोयस के अंदर में, जैसे पानी बोतल का फिल्टर के पीछे से 15 मिनट जो है 15 रुपया 20 रुपया दीजिए, 15 मिनट ऑक्सीजन दीजिए और ट्रेन से बच के फिल्टर डाल। युद्ध दुनिया के पैमाने पर हो रहा है, और इस दुनिया के विनाश के, इस प्रकृति के विनाश के लिए भी कोई अगर जिम्मेवार है तो वह अनंत लालच जो साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा लालच इतना मुश्किल कौन सा शब्द होता है। वो कहते हैं राष्ट्रीय हित, ये राष्ट्रीय हित नहीं है, ये महज किसी व्यक्ति का पागलपन है। कितने पैसे की जरूरत है? कहा जाता है कि मस्जिद जैसा जो है पूंजीपति अगर प्रतिदिन 10 लाख डॉलर खर्च करे तो 500 साल तक वो पैसा नहीं कर पाएगा। पैसे की जरूरत नहीं है, एक किस्म की मानसिक पागलपन है। रवि मैडम कह रहे थे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो नैतिक, पता नहीं, मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा उसके लिए, नैतिक है कि नहीं है। मुझे कोरिया, नॉर्थ कोरिया में भी 2 या 3 बार जाने का मौका मिला है, अब छोटा सा, और वहाँ की लोगों को देखिएगा, वहाँ के लोगों को देखिएगा तो बड़े आश्चर्यचकित रहिएगा, बड़ी खूबसूरत देश। हमें अच्छा लगे या ना लगे, हमें कई चीजों में उससे विरोध हो सकता है कि मैंने देखा है, इसको तो नहीं देखा है, इसके दादा को देखा था, इसके बाप को देखा था, लोग इसे प्यार भी करते हैं। और कुछ हो या न हो, लेकिन एक इंडियन होने के नाते मुझे इस बात का संतोष जरूर होता था कि बीच बीच में वो अमेरिका को हड़ता भी देता था। उसके लिए बैलिस्टिक मिसाइल लगाया हुआ है, कहा कि हम तो बेटा बर्बाद हो जाएंगे तो हो जाएंगे, तुम्हारा ये तमाम चीज, लेकिन ये लगा हुआ है और सीधे उड़ेगा और तुम्हारे न्यूयॉर्क के ऊपर। तमाम बैंड के बावजूद भी उसके ऊपर वो तमाम अगल बगल में फौज का घेरा रखने के बावजूद भी इस लुनैटिक के ऊपर हिम्मत नहीं हुई वो अमेरिका को जाने की। और ये जान लीजिए, डर पैदा करने के लिए ही हिरोशिमा हुआ था। युद्ध तो तकरीबन खत्म हो चुका था, युद्ध तो खत्म हो चुका था, जर्मनी सरेंडर, लेकिन पूरी दुनिया को डराने के लिए न्यूक्लियर वार की शुरुआत की। डरो, हमसे डरो। और पूरा जो ये पूरी दुनिया के अंदर में जो न्यूक्लियर वार का जो फैसला पैदा हुआ कि तुम्हारे पास है तो हमारी मजबूरी है, रूस खुदा, उसके सोवियत यूनियन खुदा, उसके बाद बन गया। अभी पाकिस्तान और भारत से चल रहा था मामला, देखिए क्या चल, सिटी की बात हम करते हैं ये तमाम चीजें, लेकिन बेसिकली हमें देखना पड़ेगा कि ये फिलॉसफी कहाँ से आ रही है, ये दर्शन कहाँ से आ रहा है, और ये दर्शन छिपा हुआ है वो है लाभ की संस्कृति। हम की जगह पर मैं की संस्कृति, हम बिहार के लोग, हमें याद है हम लोग जब बातचीत करते थे तो हम कहते थे, वी सब का उपयोग करते थे, हम लोग को दिल्ली में चिढ़ाता था कि ये बिहारी सब क्या होता है, हम नहीं बोलते थे, वो बिहार की संस्कृति थी। और वो संस्कृति जब खत्म हुई, हम की संस्कृति के जगह पर जब मैं की संस्कृति आई सबकी संस्कृति आई है। ये लड़ाई दुनिया के अंदर में यहाँ पर लड़ाई चल रहा है, युद्ध के खिलाफ लड़ना जो वैल्यूज जिसकी बात आप कर रही थी मैडम, उस वैल्यूज पर ही लड़ना पड़ता है। तो कोई ना कोई एक लुनैटिक आएगा, एक न्यूक्लियर बम कहीं से फेंकेगा, सब दुनिया बर्बाद करेगी, दुनिया को बर्बाद। सेकंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो या ना हो, मार्केट के लिए हम सोच रहे थे कि मार्केट की लड़ाई के लिए हो रहा है, ये जब अभी भी बातें आती थे, अरे मार्केट तो पहले 2 किलोमीटर दूर था, हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर था, मार्केट पहुंचा हमारे दरवाजे पर, खटखटाया, ड्राइंग रूम में पहुंचा, साड़ी ले लो साड़ी ले लो। अब मार्केट तो वहां से छोड़ दीजिए, मार्केट हमारे जेब के अंदर, ये मार्केट, और बैंक डीसी के अंदर में मार्केट जब तक पहुंचा जेब जाता है, तो मार्केट इसलिए लड़ाई हमें एक ही लड़ाई अगर है तो दार्शनिक लड़ाई है, वो है नैतिकता की लड़ाई। मुनाफे की संस्कृति हमारे दिमाग के अंदर में हावी रहेगी,
हम के जगह पर नहीं रहेगा, जब तक इस लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक युद्ध दुनिया विकास के साथ विनाश होना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लगभग अंत की तरफ कई लोग की बात रखेंगे और गांधी जी ठीक ही कहते थे कि हम सबकी जरूरतों को पूरा करने के लिए धरती पर सब कुछ पर्याप्त है, लेकिन लालच को पूरा करने के लिए बहुत कम है। मैं शिव सागर शर्मा जी हमारे बीच है, जो किसान नेता है। मैं आपसे क्या बात शिव सागर। अध्यक्ष जी, हमारे युवा संचालक जयप्रकाश जी, सम्मानित मंच, सिफारी राय, रविंद्र जी, हमारे कामरेड अरुण मिश्रा जी और तमाम पटना के गणमान्य नागरिकों और महानुभावों, ये आज ठीक तारीख भी हुई है और तारीख नागासाकी पर बम गिराया गया था और ठीक 3 दिन बाद दूसरी जगह हिरोशिमा पर बम गिराया गया, नागासाकी पर बम गिराया गया। तो उसी दिन आपने ये हिरोशिमा नागासाकी की त्रासदी की 80वीं बरसी और इस मौके पर साम्राज्यवाद और विश्व युद्ध के खतरे को लेकर के विमर्श रखा। ये इसके लिए इस आयोजक बड़े धन्यवाद के पात्र हैं और मुझे भी आने का मौका मिला। मैं कई वक्ताओं को सुन रहा था और हमारे विद्वान और अत्यंत सम्मानित प्रोफेसर शिवपाली राय, जिन्हें अपने उद्बोधन में कई विश्लेषणात्मक टिप्पणियों को अपने संक्षेप भाषण में रखा। यह तो सही है, से कौन इनकार कर सकता कि युद्ध दुनिया में किसी समस्या का समाधान नहीं है। शांति, सौहार्द और भाईचारा के बल पर ही दुनिया को चलाया जा सकता है और युद्ध सिर्फ त्रासदी और विनाश का कारण बनता है और दोनों विश्व युद्ध इसके गवाह हैं। प्रोफेसर राय कह रही थी कि हम लोग हमेशा डर में रह रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से कहना चाहते हैं कि ये डर दिमाग से हटा दीजिए। हम लोग ही क्यों डरते रहेंगे कि कहीं ये युद्ध हुआ तो हम लोग मारे जाएंगे और युद्ध छेड़ने वाले बच्चे किस टीले पर रहेंगे। इसलिए मानवता के विनाश की जवाबदेही देने के लिए अगर कोई बैठा है, इसी वजह से हम लोग डर करके बैठे रहे कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। अब हो सकता है तो कभी कभी खतरे तो दिखते ही हैं और भला तीसरे विश्व युद्ध यदि हो जाए तो प्रोफेसर राय ने जो कहा तो बिल्कुल 100% सच कहा कि रहा है, रहेगा ही क्या। तो उसमें हमारे मित्र कह रहे थे कि लालच से बचना, लालच रहेगा ना संतोष रहेगा, संतोष भी नहीं रहेगा और लालच भी नहीं रहेगा। तो इसलिए ऐसी हालत में मानवीय त्रासदी की खतरा तो रहती है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद अब दुनिया में किसी साम्राज्यवादी के सीने में यह ताकत नहीं है कि वो नया विश्व युद्ध फिर उसी शैली में छेड़े और शायद उसमें इसकी जरूरत भी नहीं है। एक तीसरे टर्मोलॉजी का प्रोफेसर राय इस्तेमाल कर रही थी, मुझे सीखने का अवसर मिला। प्रोफेसर साहब, मैं आपका आभारी हूँ। कहा कि ये युद्ध 3 तरह के हो गए हैं। एक तो कोल्ड वार था, एक हॉट वार तो चलता ही है, वार का एक डरते वार की बात। तो मेरे दिमाग में बात आई कि बात ठीक है, इसको यही कहा जाता, ये तो चल रहा है और ये बात
फिलवक्त चलता रहेगा, ये मैं साफ कहना चाहता हूं। क्योंकि लालची साम्राज्यवादी, ये महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी इस तरह के मानवीय विनाश को लगातार वो जारी रखेंगे। दुनिया की परिस्थितियां यही है। अभी वाशिंगटन डीसी में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में दुर्भाग्य से पहली मर्तबा जो अमेरिकी साम्राज्यवाद के उनके तमाम जो हाई इंटेलेक्चुअल्स थे, उनके वार हेड थे और उनके सब पर्सनल्स थे, उसमें पहली मर्तबा भारत से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रतिनिधि शामिल हुआ था। हमारे कामरेड रविंद्र जी इस तरफ इशारा कर रहे थे। उसने कहा कि मुझे अभी तक इस बारे में कहा नहीं गया, हम पूरे एशिया में और तमाम जगहों पर इस जवाबदेही को उठा सकते हैं कि जस्टिस के लिए और मुनाफा के खिलाफ जंग ना होने दिया जाए। इसके लिए जनता में हम तरह तरह की कार्रवाइयां कर सकते हैं, तरह तरह के उनके बीच भ्रम फैला सकते हैं, अफवाह फैला सकते हैं और छोटे छोटे युद्धों में उनको उलझा सकते हैं। ये हमारी योग्यता है और आप हमारी योग्यता को कम करके आ सकते हैं। वाशिंगटन डीसी ने इनके बारे में बहुत ठोस निर्णय क्या लिया ये भी गर्व में है, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पहली मर्तबा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो आज विश्व का तमाम लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री वाला भी जो शासक है वो लगातार दक्षिण पंथ की तरफ उसका झुकाव होता जा रहा है, कुछ एक अपवादों को छोड़ करके। लेकिन कभी कभी फिर देखा जाता है कि फिर लिबरल डेमोक्रेट लोग आते भी हैं, लेकिन इस मौके पर पहली मर्तबा भारत का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसमें भाग लिया और उसने जवाबदेही लेने के लिए उसने वादा किया है। ये हालत है। तो हम ये दोनों ही कैबिनेट के इन बातों से सहमत हैं कि न्याय की लड़ाई के लिए, ऐसे प्रोफेसर राय कह रहे थे कि भाई जब आप उब जाएंगे तो झंझट करेंगे और ये झंझट जब संगठित होगा तो युद्ध हो जाएगा और युद्ध हो जाएगा तो ताकतवर और कमजोर के बीच युद्ध होगा तो एक जीत जाएगा और एक हार जाएगा और फिर कहीं पावर में बढ़ गया तो फिर दूसरा हार जाएगा और इस तरह फिर एक नई ताकत का जन्म होगा और फिर साम्राज्यवाद हो जाएगा। अब ये एक साइक्लिक ऑर्डर को बता रहे हैं। हालांकि इस साइक्लिक ऑर्डर को जो बता रही थी ये दुनिया के विकास के क्रम में कुछ देखा भी गया है, लेकिन ये वजह नहीं है जिसको हम ये समझे कि चूंकि ऐसा ही हो जाता है तो ये कहानी इसी तरह की हो गई कि नवजात बच्चा पैदा लिया और उसके बारे में तय है कि वो मर जाएगा। कोई बच्चा पैदा लिया है तो मर जाएगा ये बात तय है, लेकिन पैदा लिया है तो जीवन लेकर पैदा। हालांकि पीछे हम लोग अपने भाषण के अंत में प्रोफेसर राय ने हम लोग को समझाया कि हम जीवन के लिए शांति चाहते हैं, हम इसके लिए आभारी हैं आपका। तो असल में वो बच्चे में जीवन है, लेकिन क्या आपको मृत्यु नजर नहीं आती? वो बच्चा 90-95 साल में मर जाएगा, ये ध्रुव सत्य है। और किसी के बच्चे के जन्मदिन पर आप बड़े आदमी आप किसी के जन्मदिन के मौके पर जाते होंगे, जरा कह के देखिए तो हाँ कि बच्चा तो बड़ा सुंदर है लेकिन ये 95 साल के बाद मर जाएगा, आपको कौन सा रिस्पॉन्स मिलता है? वो लोग क्या कहेंगे कि ये पागल तो प्रोफेसर नहीं हो गया है कि बच्चे के जन्मदिन के मौके पर तो कह रहा है कि मर हो जाएगा, 95 साल के बाद ही मरेगा। तो इसलिए चूंकि साम्राज्यवाद का जन्म हो सकता है, शक्ति संतुलन में हम बढ़ करके हो सकता है हम साम्राज्यवादी हो जाए, ये हमारे भविष्य की बात है, होगा या नहीं होगा। लेकिन दर्शन के हिसाब से दुनिया में ऐसे विचार जरूर आए हैं
जो तमाम तरह के शोषण और उत्पीड़न से मुक्त समाज की रचना का खाका रखा है दुनिया के साथ। और संयोग से उनकी आलोचनाएं तो दुनिया में कई आई थी और कई लोगों ने उनकी गंभीर आलोचनाएं की है, लेकिन अभी तक उसका किसी ने ऑल्टरनेटिव नहीं लिखा, किसी ने नहीं लिखा। किसी ने कार्ल मार्क्स के विचारों का अल्टरनेटिव नहीं रखा। कार्ल मार्क्स पूर्वाग्रह से प्रभावित होकर के दुनिया के बारे में कुछ नहीं कहा। वो किसी के विरोधी थे, इस वजह से उसने कुछ नहीं कहा। उसने मौजूदा व्यवस्था जो पूंजीवाद था उसका उन्होंने अध्ययन किया, इतिहास का अध्ययन किया, विकास क्रम के नियमों को समझने में दुनिया के सामने एक तथ्य रखा। उसमें सबसे बुनियादी बात जो रखी जिसकी वजह से वो क्रांतिकारी कहे जाते हैं, तो कहा कि इस दुनिया को जानने समझने और विश्लेषण करने के लिए दार्शनिक की कमी नहीं। अनेक दार्शनिकों ने इसका अपने अपने तरह से विश्लेषण किया है। सवाल विश्लेषण का नहीं है, सवाल पूरी दुनिया को बदल देने का, जो युद्ध कभी हो ही नहीं। युद्ध का वजह क्या है? युद्ध के वजहों पर अगर विचार किया जाए तो युद्ध के वजह, जिसमें हमारे साथी लोग खोल चुके हैं, आपको दोहराना पड़ रहा है। युद्ध के वजह धन की लिप्सा, प्रभुत्ववाद और इंसान के द्वारा इंसान को गुलाम बनाने की जो जिज्ञासा है, वह जब तक जिंदा रहेगा युद्धों को खत्म नहीं किया जा सकता। और इसलिए गांधी ने भी इस पर विचार किया, हमारे देश में गांधी ने भी इस पर विचार कि प्रभुत्ववाद और लालच बहुत बुरी है। कुछ धर्म शास्त्र में भी विरोध किया गया। उसमें इस्लाम वाले ने भी कहा है, आपको मोहम्मद साहब कहते हैं कि तुम्हारे घर में अगर खाना बना है और बगल के घर में अगर बच्चे और ये लोग खाना नहीं खाए हैं तो वो भोजन के लिए बिना पूछे अगर तुमने भोजन लिया तो वो बहुत हराम है, उसे तुम पता करो कि वो खाना खाया है कि नहीं बगल में। मानवता का ये संदेश उसने भी दिया है। और यहाँ जो अभी तो आप बता रहे थे कि तो धर्म को नैतिकता से कोई मतलब नहीं। अब धर्म माने पिटाई, धर्म माने नफरत, धर्म का मतलब क्या हो गया है? हमारे और सब विद्वान लोग बैठे हुए हैं और देख ही रहे, उसको देखना कहना क्या है? धर्म का मतलब यही हो गया है। धर्म की व्याख्या करने की अब किसी को जरूरत रह गई नहीं। धर्म अब पहचान और ताकत और शौच का वजह बन गया है। उसमें भी, उस धर्म में भी बहुत सारी उदारता की बातें लिखी हुई है। अब इन चीजों में मत जाइए इसमें कि विश्व युद्ध में खतरे हैं, लेकिन डरने की जरूरत है, नंबर 1। दूसरी बात, यदि खतरे हैं भी, इसकी न्याय की लड़ाई लगातार जारी है, लगातार जारी रहेगी। एक पल और एक क्षण बगैर गफलत किए लगातार जारी रहेगी। और जनसंहार तो देखिए, फिलिस्तीनियों का जनसंहार हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले इराक को बर्बाद कर दिया गया था, केमिकल वेपन्स है यहाँ है, उसको पकड़ के लाया सद्दाम हुसैन को, उसको फांसी चढ़ाया। अब कौन पूछने जाए उसमें? कोई जन जाए दिल्ली और पटना यूनिवर्सिटी से पूछे कि जनाब आपने कहा था कि वो केमिकल वेपन्स रखा है तो मिला नहीं, तो आप मारा क्यों? अगर आपने मारा है तो स्कूल का आप हत्यारे हो, आपको सजा मिलनी चाहिए, रखो उनको सजा दे। भला उस साम्राज्यवादी को कौन सजा दे? या तो आप उनके वर्चस्ववाद को मान ले, तब तो डरे हुए लोग और बिल्कुल गुलाम लोग तो कभी नहीं लड़ते, तो वो शांति से रहते हैं और गुलामी की रोटी खाते हैं। लेकिन ये इंसान की फितरत नहीं है। इंसान की दूसरी फितरत यह है कि हमेशा वो गुलामी और तमाम तरह की वर्जनाओं के खिलाफ हमेशा ही मैदान में आए हैं। और युद्धों से डर, अनेक तरह के विश्व युद्ध ही होते हैं क्या, राष्ट्रीय युद्ध भी होते हैं और न्याय के लिए भी युद्ध होते हैं, कभी कभी प्रतिगामी युद्ध भी। युद्ध चाहे जैसा भी हो, उससे डरना एक कायरता है। हम कायर नहीं है। और शांति तभी आ सकती है जब लिप्सा रखने वाले लालची लोग, अत्याचारी लोग, अब अत्याचार करें कि लोग तो रोकोगे कहीं अत्याचार तो युद्ध हो जाए, तो अत्याचार सहने तो कोई युद्ध नहीं होगा। इसका तो एक अर्थ भी होता है। इसलिए अत्याचार के खिलाफ हमेशा लड़ाई चलाना वक्त की जरूरत है, पहले भी था और अब तो और भी जरूरत है।
भारत जैसे देश में, और जो आज दुनिया की जो परिस्थिति आ गई है, गाजा में फिलिस्तीनियों को देख रहे हैं। मैं तो कुछ जो वीडियो आए हैं सामने, एक दिन तो रात के वक्त में हमारा एक छोटा सा पोता, वो 4-5 साल का, एक वीडियो अचानक लिया करके, बाबा देखिए, देखो देखो, उसमें देख रहे हैं कि एक महिला मारी हुई है, उसके पूरे बदन बिखरे हुए हैं, और एक छोटा सा नन्हा बच्चा उसका, महिला का अस्तर चाटने की कोशिश कर रहा था। ये हम देख नहीं पाए, पागल हो गए उस रात में। इतनी बड़ी मानवीय तस्वीर के बाद यदि सीना किसी का नहीं हिलता तो उसे इंसान होने का हक नहीं है। और हम इस त्रासदी को नहीं देख सकते। इस त्रासदी के लिए युद्ध को अगर मेरे ऊपर सर पर आया तो इसकी जवाबदेही मेरी नहीं है। हम हर एक युद्ध का मुकाबला करेंगे, और शांति का संदेश तभी से भेजा जा सकता है जब इन अत्याचारियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और विश्व युद्ध के खतरे को तभी डाला जा सकता है जब यह उसे सुबह हो जाए कि पूरी दुनिया पर अब मेरी लालच चलने वाली नहीं है, और हम पूरी दुनिया को गुलाम नहीं बना सकते। उनकी हिम्मत और ताकत नहीं है कि वो दुनिया पर इस तरह का कहत है। और इसलिए हम अपने अंतिम शब्द में ये कहना चाहते हैं कि शांति और मैत्री के इस मंदिर में, जहाँ बड़े बड़े विचारक, दार्शनिक, समाजशास्त्री, राजनीतिवेता लगातार आते रहे हैं, हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हमने जीवन और मृत्यु के महत्व को देखा है, समझा है, उससे जूझते भी रहे हैं, मृत्यु को भी काफी करीब से देखा है, और जीवन को भी खिलखिलाकर हंसते देखा है। इसलिए हम कहना यही चाहेंगे कि शांति और मैत्री हमेशा समाज में बनी रहे। समाज में लोगों के बीच इसका संदेश भेजा जाना चाहिए। मैत्री के लिए, मानवता के लिए, विचारों की एकता न भी हो, विचारों को न भी एकता हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मानवता की एकता होनी चाहिए। माओ ने भी एक बार कहा था कि 100 फूल खिलने दो, 100 विचारधाराओं को होड़ होने दो। विचारधाराओं की होड़ कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन वह शांति से हो और फूल शांति से खिले। किसी भी फूल को किसी को मसल देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और इसी लक्ष्य के तौर पर हम आज मौजूदा व्यवस्था को का मुकाबला कर सकते हैं और विश्व युद्ध के खतरे को भी टाल सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आपको शेफाली जी के आपने बात के लिए। हम बिल्कुल अंतिम में आ गए हैं। हमारे सिंह बाबू जी, अगर रोशन भाई आप अपनी तरफ, तो हम आगे की ओर चलते हैं। मैं राम बाबू जी से आग्रह करूंगा जो की माँ से चल गया बाहर। अध्यक्ष जी और यहाँ पर उपस्थित तमाम साथियों, आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं हिरोशिमा स्मृति दिवस मनाने। 1945 ईस्वी में आज ही की तारीख को हिरोशिमा पर अमेरिका ने एटम बम को, और 3 दिनों बाद 9 अगस्त को नागासाकी में। इस मौके पर हमारे पूर्व के वक्ताओं ने ढेर सारी बातें आपके बीच बोली। युद्ध की विभीषिका के बारे में, मौजूदा दौर में, आज के समय में युद्ध के खतरों के बारे में, नव उदारवाद के असली चेहरे के बारे में ये काफी तफसील से चर्चा की है। और मैं समझता हूँ कि साम्राज्यवाद और युद्ध के बारे में जो कुछ लोगों ने कहा है, उससे न तो मेरे पास ज्यादा कुछ कहने को है, न कुछ कम मेरे पास है। इसलिए मैं उस विषय में जरा दूसरे ढंग से प्रवेश करना चाहूंगा।
मैं कुछ ऐतिहासिक प्रसंगों का उल्लेख मात्र करना चाहता हूँ। उन ऐतिहासिक प्रसंगों की पृष्ठभूमि में आप स्वयं अपने दिमाग से नतीजे निकाल सकते हैं और पहुंच सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और हमको कहाँ जाना। ये युद्ध जो होते हैं कब कब हुए हैं, ये साम्राज्यवादियों ने युद्ध का जो रास्ता अपनाया है, अमूमन अपने जब जब पूंजीवाद में आर्थिक संकट आया है, मुनाफे और बाजार को बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई है, तब तब युद्ध हुए हैं पहले भी और आने वाले दिनों में भी होते रहेंगे। उनका रूप अलग अलग हो सकता है, ये पहले भी हमने देखा। पहला विश्व युद्ध साम्राज्यवादी मुल्कों के बीच बाजार के बंटवारे का, निवेशों के बंटवारे का युद्ध था। युद्ध समाप्त हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद। उस बीच में एक नई बात हो गई, 20वीं सदी की एक अजीब घटना हो गई कि उस प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बीच में ही पहले ही रूस में लेनिन की रहबरी में समाजवादी क्रांति होगी और साम्राज्यवाद का एक किला वहीं ध्वस्त हो गया। उसने मजदूर वर्ग के राज को स्थापित करने की नई राह पकड़ ली। दुनिया के सामने, मानव जाति के सामने नई सभ्यता का सूर्योदय का संकेत वहां से आ गया। और उसी समय लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य ये बताया गया कि अब आगे युद्ध न हो, इसलिए शायद मतलब ये रहा होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से ही लोग बाजार और निवेश का बंटवारा कर ले, लड़ना नहीं पड़े। और वो लीग ऑफ नेशंस का असर ये हुआ कि उसमें न तो अमेरिका शामिल हुआ और न सोवियत संघ शामिल हुआ। दोनों की अपनी अलग अलग वजह। अमेरिका ने कहा कि हम तो दुनिया में लोकतंत्र की हिफाजत करने वाले हैं, दुनिया हमारे इशारे पर चले, इसलिए वो शामिल नहीं हुई कि इसमें हमको जाने की जरूरत नहीं है। रूस ने दूसरी वजह से उससे अपना संबंध अलग रखा कि ये साम्राज्यवादी लुटेरों का गठबंधन है, इसमें हमको जाने से कोई फायदा नहीं है। मजदूर वर्ग के लिए, समाजवादी ताकतों के लिए इसमें कोई भविष्य, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। मगर 1930 आते आते जो इंग्लैंड में महामंदी आई, ग्रेट डिप्रेशन, उसके बाद उसने उस महामंदी ने पूरे यूरोप में फैल करके और उस महामंदी ने फासीवाद के उदय का, तानाशाही के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। अब वो उसकी रक्षा, अपनी व्यवस्था की रक्षा लोकतांत्रिक तरीके से नहीं कर सकते थे, तो इसलिए फासीवाद का बीजारोपण हुआ। और इस पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध होता है। 1 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस के खेमे में रहने वाले पोलैंड पर जर्मनी ने हमला किया और उसके साथ विश्व युद्ध शुरू हुआ। 3 सितंबर को इंग्लैंड और अमेरिका ये दोनों उस युद्ध में शामिल हो गए और इसलिए 6 महीने तक वो शांत बैठे हुए थे। युद्ध में शामिल जरूर हुए, लेकिन शांत इसलिए बैठे हुए थे कि उनकी मंशा थी कि जर्मनी रूस पर हमला करे, सोवियत संघ पर हमला करे, इस उम्मीद में बैठे हुए। ये स्थिति बनी नहीं। आगे चल करके जब ये युद्ध आगे बढ़ता है और अनेक देशों को, जर्मनी ने यूरोप के अनेक देशों को पराजित कर दिया, ब्यौरे में मैं नहीं जाऊंगा, फ्रांस समेत अनेक देशों को जब पराजित कर दिया और उसके बाद 1941 ईस्वी में उसने रूस पर हमला किया, सोवियत संघ पर भी हमला किया। और जब सोवियत संघ पर हमला जर्मनी का हुआ, उसके बाद फिर नया परिदृश्य सामने आने लगा। आगे चल करके आगे आने, ये वो दौर था
कि उसी दौर में आगे चल करके तब ये अमेरिका, इंग्लैंड और सोवियत संघ मिलकर के इन लोगों ने अलग एक मित्र देशों का संगठन बनाया। काहे के लिए? धुरी राष्ट्र जो थे, ये आपको जर्मनी, इटली और जापान, हिटलर, मुसोलिनी और तोजो, इनका जो धुरी गठबंधन था उसके खिलाफ में ये मित्र देशों का, और उसमें ये कहा गया, क्योंकि ये मजबूरी हो गई, अनेक जगहों पे लिखा हुआ मिलेगा कि रूजवेल्ट को और चर्चिल को स्टालिन के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ी जर्मनी से लड़ने के लिए, क्योंकि उनके पूरे यूरोप को वो कब्जे में लेकर के ध्वस्त करने की। और इस परिदृश्य में जब हिटलर की पराजय हो गई, स्टालिनग्राद में हिटलर की पराजय होती है, उसके बाद भी जापान ने युद्ध बंद नहीं किया, और तब जापान को शांत करने के लिए 11 ये अमेरिका ने, जापान को शांत करने के लिए अमेरिका ने अपने एटम बम का इस्तेमाल किया, और एटम बम का इस्तेमाल 6 अगस्त को होता है। जुलाई महीने में ही ट्रूमैन जो वहां के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने स्टालिन को संवाद भेजा, बातचीत की स्टालिन से कि हमने एटम बम बना लिया। ये लोगों को समझ में आएगा एटम बम बना लिया, ये कहने की क्या जरूरत थी? एक तरफ वो सूचना जाती है और दूसरी तरफ जापान के हिरोशिमा में बम ब्लास्ट, संकेत साफ था। और इसलिए आगे जाकर के उतने ही पर नहीं रुकते हैं, मैंने देखा है। और उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि अंत में उस युद्ध के बाद 11 अगस्त को जाकर के जापान ने आत्मसमर्पण किया, और 15 अगस्त 1945 को इसकी आधिकारिक घोषणा की गई कि जापान ने सरेंडर कर दिया है। और ये प्रसंग कहाँ से मिलता है? उस बीच में 1943 ईस्वी में 21 अक्टूबर को सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने प्रोविजनल आजाद हिंद गवर्नमेंट की स्थापना की थी। वो भी लिखते हैं इस बात, स्टालिनग्राद में पराजय के बाद जापान के सामने कोई रास्ता नहीं रह गया था, उसका सरेंडर हुआ। और उसके बाद से ही जब जापान का सरेंडर फाइनल हो गया 15 अगस्त को, तो 17 अगस्त को नेताजी सुभाष चंद्र बोस सैगोन से विमान पर सवार हुए थे, जो विमान कभी न तो वापिस आया, न उनके बारे में कोई खबर आई। 22 अगस्त को ये सूचना टोक्यो रेडियो से प्रकाशित हुई कि नेताजी सुभाष चंद्र विमान दुर्घटना में मारे। ये वो दौर था। और तब उसके बाद अभी अमेरिका में, जहां पर वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है, वहां अब्राहम लिंकन का जो मेमोरियल है, जो मेमोरियल बना हुआ है, उसके ठीक सामने वार मेमोरियल है। हमारे यहाँ के नदी के बोट क्लब जैसा दोनों तरफ से जल बहता हुआ आगे जाकर के वार मेमोरियल है। उस वार मेमोरियल में अमेरिका के 50 रिपब्लिक्स का अलग अलग निशान के साथ में बना हुआ है, और उसमें 50 की भागीदारी और बड़ा सा शिलालेख है, जिस पर लिखा हुआ है कि हमने लोकतंत्र की हिफाजत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी है, और इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध में लोकतंत्र की हिफाजत किया है। उसमें सोवियत संघ का कहीं जिक्र नहीं है। उनके 50 रिपब्लिक है और नाटो देशों के सभी लोगों का उल्लेख है। और इस तरह से आगे चलकर 1949 में ही उन्होंने क्या किया? नाटो की स्थापना की। नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सोवियत संघ और नए आजाद देशों के जो संघर्ष, नई आजादी के संघर्ष जो चल रहे थे, उनके खिलाफ मोर्चा खोलना। उसके जवाब में 1955 में वार्सा पैक्ट होता है, जो सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के जो समाजवादी मुल्क थे, कुछ काल तक उसमें चीन भी शामिल रहा और वियतनाम भी शामिल रहा।
उस वारसा पैक्ट के तहत ये जो स्थिति दुनिया में बनी, कोल्ड वार की स्थिति, कि अब अमेरिका की दादागिरी, साम्राज्यवाद की दादागिरी वैसे नहीं चल पा रही थी। कोल्ड वार का दौर शुरू हुआ, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात होने लगी कि भाई व्यवस्थाएं अलग अलग हो लेकिन युद्ध से बचा जाए। और ये सब का अब ये जो अर्थव्यवस्था जो 1930 की मंदी थी, उसके बाद से जो ये तानाशाही पैदा हुई, तानाशाही के साथ लड़ाई में लोकतांत्रिक शक्तियों को समाजवादी शक्तियों के साथ मिल करके जो विजय हासिल होती है, उसके बाद जो नया दृश्य बनता है, उसमें इन साम्राज्यवादियों ने, अमेरिकी साम्राज्यवाद ने कोल्ड वार शुरू की। और वो कोल्ड वार की परिणति हम आते हैं ईस्वी सदी के आखिरी दशकों में कहा कि कोल्ड वार समाप्त हो गया, अब दुनिया यूनिपोलर हो गई। सोवियत संघ के विखंडन के बाद, पूर्वी यूरोप के देशों के विखंडन और सोवियत संघ के पतन के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। अब एक इंटीग्रेटेड वर्ल्ड इकोनॉमी चल रही है, अमेरिका की सबसे ज्यादा है। और साम्राज्यवाद एक नए रूप में सामने आ गया। वो पुराना साम्राज्यवाद नहीं, सुधीर जी की तरह मैं उसको नव साम्राज्यवाद नहीं कह सकता उतनी साफगोई से, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये नया साम्राज्यवाद जो आया, ये ग्लोबल कारपोरेट साम्राज्यवाद है। ये पहले के किसी साम्राज्यवाद से ज्यादा खतरनाक, क्योंकि ये कारपोरेट हाउसेज जो है, ये कारपोरेट सब जगह मौजूद है और सबकी एक दूसरे से मिली भगत साम्राज्य, सबके मिले जुले साम्राज्यवादी इंटरेस्ट थे। इससे ज्यादा खतरनाक साम्राज्यवादी दौर ग्लोबल कारपोरेट इंपीरियलिज्म के रूप में शुरू होता है। और ये जब शुरू होता है तो कहा जाता है कोल्ड वार तो खत्म हो गया, लेकिन इस यूनिपोलर वर्ल्ड बनाने के चक्कर में अनिल जी चर्चा कर रहे थे, अफगानिस्तान में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, और वाली तो उस बीच में उनको खामोश करने के लिए, उनकी आवाज बंद करने के लिए अमेरिकियों ने, अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने युद्ध का इस्तेमाल किया, युद्ध का रास्ता अख्तियार किया। और वहीं पर बात नहीं रुकी, उससे भी बात आगे बढ़ी तो ट्रेड वार का दौर शुरू हुआ। ट्रम्प के पहले कार्यकाल में ही ट्रेड वार की शुरुआत हो गई थी, जिसका निशाना मुख्य रूप से चीन को है। और वो ट्रेड वार ट्रम्प के दूसरे बार नहीं रहने पर अभी जब आए हैं तो वो और आगे की स्थिति में पहुंच गया है, जहां टैरिफ वार, वो ट्रेड वार भी अब टैरिफ वार बन गया है। और इस टैरिफ के बहाने दुनिया में क्या क्या करने की साजिशें चल रही हैं, क्या क्या होने वाला है, ये तो इतिहास आगे का भावी इतिहास जो होगा वो अपने आप को अनफोल्ड करेगा। लेकिन इस बीच तो हुआ क्या, यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ। अब जो तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे थे, हमारे सोशल मीडिया को अगर मानक मान लिया जाए तो अब तक तो कई तीसरे विश्व युद्ध हो चुके। किस रोज नहीं जाता था कि अब यूक्रेन और रूस में जो युद्ध है, अब ये बिल्कुल परमाणु युद्ध में बदलने जा, अब परमाणु अस्त्र छोड़ा गया, अमेरिका को ध्वस्त कर लेगा, अमेरिका ध्वस्त, मतलब ऐसा वातावरण पूरे विश्व में बन गया कि कभी भी ये हो सकता है। लेकिन मामला कहाँ है? मामला ये है, ये जो ग्लोबल कारपोरेट इंपीरियलिज्म और यूनिपोलर वर्ल्ड है, ये सपना बेचने वाले जो थे और इसके आधार पर दुनिया पर राज करना चाहते थे, वो क्रैक कर रहा है, उनका सपना टूट रहा है। दुनिया मल्टीपोलर बन रही है और अलग अलग संधियां हो रही है और दुनिया बट रही है। अरुण जी ने सही कहा, आज का रूस वो सोवियत संघ वाला समाजवादी व्यवस्था वाला रूस नहीं है, पूंजीवादी व्यवस्था है। रूस में भी पूंजीवाद बन रहा है, लेकिन वो पूंजीवाद उसका नेशनल इंटरेस्ट, उसका जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, वो अमेरिकी साम्राज्यवाद को और यूरोपियन यूनियन की कारगुजारियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो नाटो को यूक्रेन में जगह बनाने के लिए ये इजाजत लेकर के और उसका मुख्य दृष्टा बन करके अपने विनाश का, दुनिया के विनाश का कारण नहीं बन सकता, उसका मुख्य दर्शक नहीं हो सकता, इसलिए उसने मुकाबला।
और उसके मुकाबले में उसके साथ भी लोग हैं। अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं? ईरान में अभी हम ईरान पे इसराइल ने हमला किया और अमेरिका ने जो निशाना किया उनके तो न्यूक्लियर साइट पर उसने हमला किया। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चले इसकी गारंटी वो करना चाहते हैं। मतलब ये है कि अब ये ट्रेड वार किस पर नहीं कर रहे हैं? कनाडा के खिलाफ, जापान के खिलाफ, चीन के खिलाफ, दुनिया के प्राय सभी मुल्क के खिलाफ ये टैरिफ वार को अपने अपने हिसाब से चला रहे हैं। और भारत को खास तौर से निशाना ये इसलिए बनाया जा रहा है कि कहीं कालांतर में रूस, चीन और भारत ये अगर तीनों शक्तियां इकट्ठी हो जाएं तो पूरी दुनिया का जो राजनीतिक परिदृश्य है जिसको बैलेंस ऑफ पावर कर रहे हैं वो बैलेंस ऑफ पावर दूसरे रूप में सामने आ सकता है। इसलिए हिंदुस्तान को डराकर हिंदुस्तान में इंटरफियर करके और क्या कर रहे हैं? अब सब पूरी दुनिया में तो सीज फायर ट्रम्प भी कर रहे हैं। लड़ाई कोई लड़ लो, सीज फायर ट्रम्प करेंगे, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर हो या ईरान का सीज फायर हो, ट्रम्प जी करते हैं हम ही सीज फायर लगाएंगे। ये खतरा है, ये खतरा एक तरफ से है और दूसरी तरफ ये जो इनका नया आर्थिक ढांचा इन्होंने बनाया था, नई व्यवस्था जो इन्होंने इनके ग्लोबल सपना परोस करके लोगों के सामने रखा है वो क्रैक कर रहा है। और जैसे जैसे इस पे दरार बढ़ रही है तो फिर नेशनलिस्ट फोर्सेज का नेशनल पुनर्जागरण का दौर शुरू होगा और ये लड़ाइयां इस किस्म से सामने आ सकती है विविध रूपों में। और ये कौन सा रूप लेगा ये भविष्य निर्धारित करेगा। लेकिन ये खतरे हैं और इन खतरों की पृष्ठभूमि में एक बार फिर से ये अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ी है, इसलिए युद्ध के नए रास्ते ढूंढ रही है। इसके प्रति पूरी मानव जाति को सचेत रहने की आवश्यकता है। उसी के खिलाफ में हमको लोगों में जागृति पैदा करने की, समझने की, समझाने की और शांति के आंदोलन को, मैत्री के आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत होगी, ताकि जन चेतना के आधार पर ही ये बड़ी फौज लोक मानस तैयार करके ही पहले तो वार इन द माइंड्स ऑफ पीपल वाज जनरल। तो मन में बात अगर ये बैठेगी तो उसके बाद उसकी जमीनी तैयारी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं और इस तरह से अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकते हैं। और हमको भूलना नहीं चाहिए, जैसे अमेरिका के बारे में मैंने कहा कि अब्राहम लिंकन की समाधि और उनके मोन्यूमेंट के सामने में वार मेमोरियल है, तो मैंने वो भी देखा है। तब का लेनिनग्राड और पीटर्सबर्ग बन गया। क्या विपदा थी, युद्ध की विभीषिका क्या रही होगी। लेनिनग्राड में मेमोरियल बना है 900 डेज ऑफ ब्लॉकेड। रूस को, मॉस्को को 900 दिनों तक मॉस्को लेनिनग्राड को घेर करके हिटलर की फौज ने रखा था 900 डेज। और 9000 बत्तियां, 900 बत्तियां उसमें जलती हैं उस मेमोरियल में एक साथ। ये 900 डेज के ब्लॉकेड की निशानी। अकेले सोवियत संघ के 2 करोड़ लोग मारे गए थे। कोई ऐसा रूसी परिवार नहीं था जिसका एक सदस्य जो विश्व युद्ध में शहीद न हुआ। वो भी मैंने देखा है, वो सिमेट्री मैंने देखी है, मास ग्रेव देखा है जहाँ हजारों लोगों को एक साथ दफन किया गया। इसलिए बड़ी कीमत चुकाई है हमने। और इसलिए इन युद्ध के पासों का मुकाबला करने के लिए मानवता के हक में इस संघर्ष को आगे बढ़ाने की जरूरत है। शांति, एकजुटता संगठन, मैत्री सहयोग संगठन, इन सब कामों के लिए आप तमाम लोगों के सहयोग से आगे भी काम करता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और मैं सरोज जी से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अनंत शर्मा जी से गुजारिश करूंगा अभी एक नहीं बोलेंगे कुछ। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत सहयोग मिला के लिए। नाम लोगों की बातों को रखा है तो समझने लायक बात। तो इसी शब्दों के साथ हम सभी साथियों का अभिनंदन करते हैं, आशा करते हैं
आगे भी कार्यक्रम में हम खड़े हैं, इसमें आपकी भागीदारी होना चाहिए ताकि शांति के आंदोलन को हम आगे बढ़ा सकें। यही चंद संजोग के साथ सभा में काम किया।